है तभी जिंदा है। और ऐसा मत समझिएगा कि डर के आगे जीत है, क्योंकि वो बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर आप अपने दायरे से अगर बाहर निकलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी ज़रा बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हर अनलॉक और लॉक की जगह हमने उन्हें आमंत्रित किया था, अपने विचार उन्होंने रखे थे। अपने विचार क्या, उन्होंने सामाजिक स्तर पर एक जो बात है उसे रखने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर संजय, आपको लगता है कि ये जल्दबाजी है, थोड़ा वक्त अभी और देना चाहिए था? क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि अनलॉक से पहले मुख्यमंत्री का काफिला बिहार के उन जगहों पर निकलता है और फिर मीटिंग होती है और उसके बाद अनलॉक हो जाता है कुछ नियम शर्तों को इधर उधर करके। अब तो पूरा खुल्लम खुल्ला है। नहीं, इसको दो तरीके से देखने की ज़रूरत है। अगर एंटीबॉडी बना है, 68% एंटीबॉडी की बात आ रही है, बच्चों में भी देखा गया सीरो सर्वे का कि 62% एंटीबॉडी उनमें बना है, तो ठीक है एंटीबॉडी बना है, लेकिन वो एंटीबॉडी की भी एक टेस्टिंग है कि वो कितना इफ़िशियंट है, उसकी एफिकेसी क्या है, एंटीबॉडी है या डाइल्यूट कर गया, तो उसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन आपको कभी ना कभी तो लॉक से बाहर निकलना होगा। रह गई बात कि आप ठीक है अनलॉक से बाहर, अनलॉक में चले गए, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आपको पालन करते रहना होगा। ये नहीं है कि बसेस में आप यात्रा कर रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैं तो कई बार कहा था कि बच्चों में भी देखा गया कि जो ACE2 रिसेप्टर होता है वो डेवलप नहीं होता है, या जो BCG वगैरह का इंजेक्शन जो उनको लगता है उसकी वजह से भी ऑलरेडी उनमें एंटीबॉडी बने हुए होते हैं। तो ठीक है कि अगर एंटीबॉडी मिला सीरो सर्वे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना कहीं गायब हो गया। जिस तरह से देखा गया है केरला से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में अभी भी जो R0 या जिसको R फैक्टर कहते हैं, कहीं 1.4 है, कहीं 1.2 है, मतलब 1 से अधिक है। जब तक ये 0.6 नहीं आ जाता है, हम नहीं कह सकते हैं दावे के साथ कि हम बिल्कुल सेफ जोन में चले गए। तो सेफ जोन में तो नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें अगर बाधित हैं, अगर उसकी वजह से दूसरी चीज़ें डेवलप कर रही है, अब बच्चे चिड़चिड़ा हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उनकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशन उनके डेवलप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको एक मौका देना पड़ेगा। उनको कहना होगा कि ठीक है जाइए, लेकिन आप एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत जाइए। दूसरी बात, ठीक है मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे थे, उन्होंने भी देखा कि लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। चूंकि जो इसका ड्रॉपलेट्स है और एयरोसोल, ये तो जब लोग बात करेंगे आपस में, एक क्लोज कांटेक्ट में लोगों के जाएंगे तो उसके इफेक्ट होंगे। ठीक है आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत सेफ हैं, एंटीबॉडी भी आपका बन गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके कैरियर नहीं हो सकते हैं। उसके कैरियर तो आप हो ही सकते हैं और दूसरे को तो आप दे ही सकते हैं। जब सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अमेरिका और चाइना में हुआ और वहाँ भी जब केसेज आ रहे हैं, वहाँ भी डेल्टा वेरिएंट जो है वो इम्यून को इस्केप कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस सेफ जोन में चले गए जहाँ अब इसकी संभावना नहीं है। तो अब हम लोगों के साथ वही है कि इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। कैसे हम लोग मास्क लगाएंगे, कैसे हैंड हाइजीन को मेंटेन करेंगे, कैसे हम लोग एक डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। फिजिकल डिस्टेंस की बात है, मैं सोशल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। तो अगर अनलॉक में ये चीज़ें खोली गई हैं तो उन लोगों को और भी सतर्क होने की ज़रूरत है, ताकि अगर जो तीसरे वेव की जो बात हम लोग कर रहे हैं, कहीं कहीं तो चौथा वेव भी आ चुका है, तो वो तीसरा वेव हमें प्रभावित नहीं करे। हम इस बात से निश्चिंत न हो जाए कि चूंकि केरला का 43% ही एंटीबॉडी डेवलप किया था, असम में 50% ही डेवलप किया था, इसलिए वहाँ केसेज मिल रहे हैं, हमारा तो 68% हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एंटीबॉडी की एफिकेसी क्या है, वो कितना दिन तक वो रहता है। ठीक है, इस डेटा को जरा और भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल, हमें जरा ये बताइए, 2020 को हमने देखा, वहां भी एक डाउनफॉल हमने देखा था, बिहार इलेक्शन के समय की मैं बात कर रहा हूं, और अभी जो डाउनफॉल है, क्या इन दोनों को मिलाकर केस स्टडी क्या कहती है? विवेक जी देखिए, साइंटिफिक बात यही है कि ये इस तरह के इन्फेक्शन से बचाव तब होता है जब हर्ड इम्यूनिटी का नाम सुने होंगे, जिनको हम झुंड उन्मुक्ति कहते हैं। और झुंड उन्मुक्ति तभी होता है जब पूरे देश और पूरे विश्व में 60 से 70% लोग या तो संक्रमित हो जाए या वैक्सीनेट हो जाए उसका। यानी कि वैक्सीनेशन और संक्रमित होने का संख्या अगर हमारी आबादी का 70% क्रॉस कर जाती है तो झुंड उन्मुक्ति होती है और ये चेन ब्रेक होता है।
और अगर आज के डेट में हम डेटा देखें जो इन्फेक्टेड लोग हैं और वैक्सीनेशन का है, जो वैक्सीन हुआ है, तो वो दोनों को मिला करके भी हम 70% के आंकड़ा को नहीं पार कर पा रहे हैं। इसलिए भी यह अहम बात है कि हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और जो हमारे साथ को स्पीकर है उन्होंने बताया कि आपको कैसे मास्क लगाने की जो प्रक्रिया है और सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस और ये हैंड हाइजीन की जो बात है, इसको बिल्कुल आप इस बरकरार रखें, अन्यथा हम थर्ड वेव या बाकी और भी बहुत सारे संक्रमण हैं जिसके चपेट में हम आ सकते हैं। जी, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। मृत्युंजय तिवारी जी, आज उस पर बात पर बहस नहीं है कि कभी पार्टी की तरफ से जो आयोजन होता है उसमें संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, फिर हम सवाल करते हैं कि भाई आपने यहाँ पर डिस्टेंसिंग नहीं रखी। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अनलॉक की जो प्रक्रिया चल रही है, सरकार जिस तरीके से इसे देख रही है और एक एक कर दरवाजे खोले जा रहे हैं, तो उन दरवाजों के खुलने को पूरी आज़ादी जो लोग मान रहे हैं वो तो खतरे के निशान पर हैं ही, बाकियों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो इस पर आरजेडी इस फैसले से कितनी प्रभावित है और आरजेडी को क्या ये लगता है कि ये बेस्ट फैसला है सरकार का? देखिए विवेक जी, इस संबंध में इसके कोई हम विशेषज्ञ तो हैं नहीं। इस संबंध में हमारे डॉक्टर साहब एम्स के हैं, अनिल कुमार जी, संजय जी विशेषज्ञ हैं। इन लोगों ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी बात रखी है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। हम लोगों से, कोई राजनीतिक दलों से, विपक्षी दलों से राय भी सरकार ने नहीं ली है जो हम अपनी राय रखते। ये विशेषज्ञों की राय सरकार ने किससे राय ली? क्योंकि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, आपके स्क्रीन पर चल रहा है कि अनलॉक 6 में आप मॉल खोलने की बात कर रहे हैं, तो मंदिर के दरवाजे क्यों बंद रहेंगे? मस्जिद के दरवाजे क्यों बंद रहेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पूरी छूट दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये सबको पता है, सब जान रहा है कि तीसरा लहर आएगा नहीं, आ चुका है। अब कई राज्यों में तो लॉकडाउन शुरू हो गए हैं, तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये ठीक है कि हम लोग ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन में लोग नहीं रह सकते हैं, बाकी भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से आप अगर छूट दे रहे हैं तो ये भी सरकार की जिम्मेवारी, जवाबदेही है कि अगर आप 1 महीने 2 महीने और अगर स्कूल कम से कम खुलने का इंतज़ार कर लेते, तीसरे लहर का इंतज़ार कर लेते, देख लेते, क्योंकि अभी तक तो 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं आई है, नहीं दिया जा रहा है। एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार हमारे पास वैक्सीन है, और वैक्सीनेशन का जो रफ्तार है वो भी बहुत धीमा है। ये ठीक है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास नाकाफ़ी है। अभी तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया ये आपको ही पता है। कभी वैक्सीन रहता है, कभी नहीं मिलता है। गांव-गांव में बहुत सारे जगहों पर बहुत लोग वैक्सीन लेने से भी मना कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है अगर आपने मॉल खोलने की छूट दी है तो मंदिर और मस्जिद भी खोल देने चाहिए। अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पूरी छूट दे दी, इसके बाद तो फिर इसका क्या मतलब? ठीक है, अरविंद निशा जी जरा इसका जवाब दीजिए। सरकार ने ठीक है, मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट कहा कि जो विशेषज्ञों की राय के आधार पर सरकार ने मन बनाया कि हमें अनलॉक 6 की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं छूट जो है वो कंफ्यूजन यहां पर पैदा कर रहा है कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पूरी बसों में, नगर सेवा की बसों में एकदम 100% जो उपस्थिति के साथ आप जाइए, कहीं भी यात्रा कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां कतारबद्ध होकर दर्शन करने हैं वहां पर आपने रोक लगा दी, तो इसके पीछे क्या मंशा है? स्कूलों की जहां तक बात है, अभी क्या सरकार इस बात को लेकर कह रही है कि जब हम पूरी तरह से वैक्सीनेट कर देंगे 18 साल से नीचे के बच्चों को, तो हम स्कूल के लिए उन्हें जाने देंगे, वो पूरी उपस्थिति के साथ जा पाएंगे? तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर कर पाएगी सरकार? सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए विवेक जी, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बैठक के आधार पर राज्य सरकार ने जो फैसला किया वह जनहित में फैसला है, क्योंकि अकेले राज्य सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना के मामले में कोई फैसला तो करते नहीं हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित तमाम लोग बैठते हैं और उसके आधार पर कोई फैसला होता है। जहां तक दोनों विशेषज्ञों ने बताया है उसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि भाई राज्य सरकार ने जो फैसला किया है, संपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाते हुए राज्य सरकार ने राज्य हित में, जनहित में फैसला किया है, और साथ ही लोगों से अपील भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं,
सामाजिक दूरी का पालन करें और जहां तक हो सके तीसरा वेव न आए इसमें आप सहयोग करें। चूंकि तो यहाँ पर सोशल बहुत सारे डिस्टेंसिंग लोग कैसे और हो खासकर पाएगी? आप हमें एक सवाल का जवाब दीजिए अरविंद जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब बसों में 100% यात्री यात्रा करेंगे, अगर 24 सीटर बस है या 48 सीटर बस है तो 48 लोग उसमें मौजूद हैं, अब उनके बीच में किस तरह से आप डिस्टेंसिंग कर पाइएगा? अगर जिस सीट पर 2 बैठने के इंतजाम है वहां पर क्या आप 1 बिठाएंगे? तब तो फिर वो संख्या कम हो जाएगी। आपने 100% कह रखा है, तो एक तरफ भर दे रहे हैं और जहां पर स्थितियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए वहां पर कंट्रोल में नहीं है। तो एक बात आप कह सकते हैं कि यहां पर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सरकार ये भी तो कह सकती है। तो क्या सरकार इतनी मुखर नहीं है कि वो बोल दे कि भाई यहां पर हमसे ना हो पाएगा? नहीं विवेक जी, देखिए विवेक जी, राज्य सरकार का काम है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को आग्रह करना, लोगों को आगाह करना कि आप मास्क लगाएं, कोरोना से बचाव करें और लोगों में ये जो भय का वातावरण है उसको भी दूर करना। देखिए सभी पक्षों को लेकर के राज्य सरकार काम करती है और सभी पक्षों का भी ख्याल राज्य सरकार रखती है, चाहे वो व्यवसायी डॉक्टर संजय हमें जरा बताइए, सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता जी हैं अरविंद जी हैं, उन्होंने जो जवाब दिया ठीक है, वो अभी प्रवक्ता हैं तो सरकार